ख्याल में किस मौजू पर हम बात करेंगे। जब ये दोस्त मेरे पास आए थे तो मैंने इन्हें कहा कि भाई जो आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उस पर आप खुद बात कीजिएगा। तो इन्होंने भी मुझे कहा कि आप जो टॉपिक हम आपको दे रहे हैं बात करने के लिए वो ये है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ आवर बिलीव्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिलीव्स इन आवर लाइफ। नाउ आवर प्रॉब्लम इज़ कि हम सारे के सारे हैं साइंस के स्टूडेंट और हम चीज़ों को साइंस के एतबार से देखते हैं। और साइंस का तरीका ये होता है कि साइंस फॉलोज़ दी प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी, जिसमें साइंस जो है वो डाटा इकट्ठा करती है और उस डाटा को लेके कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करती है और उसके ज़रिए से ट्रूथ को इस्टेब्लिश करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि डायबिटीज़ की वजह से किसी शख्स की याददाश्त चली जाती है, उसके ऊपर मेमोरी लॉस हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप ये करेंगे, कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट लेंगे, एक क्राइटेरिया बनाएंगे जो कि याददाश्त के चले जाने का क्राइटेरिया होगा, उसका ओवर द पीरियड फॉलो करके आप डाटा लेंगे और डाटा लेके उसको स्टैटिस्टिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे और अगर उसकी पी वैल्यू 0.05 से कम हुई तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये बात सही है, डायबिटीज़ से याददाश्त चली जाती है। या अगर वो उससे ज़्यादा हुई, ये 0.05 का फिगर इसलिए होता है कि हम किसी चीज़ को सच उस वक्त तक साइंटिफिकली नहीं मानते जब तक वो 95% दुरुस्त ना हो, 95% दुरुस्त ना हो। तो अगर 100 को आप 1 समझें तो 0.05 इज़ 5। सो कोई भी फाइंडिंग का बाई चांस गलत होने का या सही होने का चांस अगर 0.05 से कम है तो इसका मतलब है कि वो सच है। तो इस तरीके से साइंस जो है वो इस्टेब्लिश करती है ट्रूथ को। लेकिन जो बिलीव्स हैं इसका ताल्लुक किसी साइंटिफिक इंक्वायरी से नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव होती है, जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसको कोई और वेरीफाई कर सकता है, जिसको झुटला भी सकता है। हो सकता है जो मैंने स्टडी की इससे ज़्यादा पावरफुल स्टडी काई साहब कर लें तो ऑल दोज थिंग्स जो कि मैंने प्रूव की थी वो सारी की सारी गलत साबित हो जाएं और फिर वो नया नॉलेज इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन जब हम बिलीव्स की बात करते हैं तो ये ऑपोजिट टू दिस साइंटिफिक थिंग टोटली सब्जेक्टिव होता है। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टडी रिप्रोड्यूसेबल होती है, सब्जेक्टिव स्टडी रिप्रोड्यूसेबल नहीं होती, वो यूनिक होती है। इन अदर वर्ड्स, जो बिलीव्स काजी साहब के हैं वो सिर्फ काजी साहब को पता है और काजी साहब के, और जो शाहरुख के हैं वो सिर्फ शाहरुख को पता है, इसके अलावा किसी अली रुख को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता, बस अल्लाह को पता है। इसलिए हमारे लिए इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसको साइंटिफिक इंक्वायरी के ज़रिए से हम डील कर नहीं सकते। लेकिन अब अगर आप रिसर्च की किताबें भी देखेंगे तो उसके अंदर एक नया मेथड आया है रिसर्च करने का, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। एक पूरी किताब भी है जिसका मिक्स्ड मेथड रिसर्च, जिसमें यह कहा गया है कि चीज़ों को जितना हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं उतना ही हमें उसको सब्जेक्टिवली भी स्टडी करना चाहिए। और सब्जेक्टिव स्टडी का मतलब है कि जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। जिस तरीके से डाटा कलेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टडी का मेथड होता है, इसी तरीके से एक्सपीरियंस जो है वो बिलीफ सिस्टम को और सब्जेक्टिव चीज़ों को जांचने का एक तरीका होता है। एक तो ये वाली बात मैंने आपको बताई। अच्छा, दूसरी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है बिलीफ को साइंटिफिकली समझने के लिए। पहली बात मैंने ये अर्ज़ की है कि किसी भी बिलीफ सिस्टम को आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से जज नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्टिव क्राइटेरिया से जज करना पड़ेगा। ये अब तक की मेरी गुफ्तगू का कंक्लूजन है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितने भी जानदार इस दुनिया में पैदा हुए हैं उन सब का हिडन पोटेंशियल कोई नहीं होता। उन्होंने जो कुछ दुनिया में परफॉर्म करना होता है वो उसको ऑलरेडी प्रोग्राम के साथ ही आते हैं। लिहाजा एक बकरी पैदा होने के बाद उसने क्या बनना है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है, और अगर उसको कोई बीमारी ना हुई, किसी ट्रक के नीचे ना वो आ गई, तो अपनी वो तबई सारी की सारी वो लैंडमार्क को अचीव करके ख़त्म हो जाएगी। यही हाल शेरों का है, यही परिंदों का है, यही छोटे जानवर। लेकिन इंसान बिल्कुल डिफरेंट है। इंसान प्री डिटरमिन्ड नहीं है एज फार एज उसकी जेनेटिक्स को देखा जाए। इंसान के अंदर प्री डिटरमिन्ड सिर्फ 2-3 जिबिलतें हैं और जो बायोलॉजी के लॉ हैं और फिजिक्स के लॉ हैं उनके तहत जो उसकी बॉडी मूव कर रही है वो तो है डिटरमिन्ड। उसके अलावा उसने क्या बनना है ये बिल्कुल डिटरमिन्ड नहीं है।
वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है। ये बात इंसान को बाकी तमाम लोगों से बहुत डिफरेंट करती है। पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि बिलीफ सिस्टम को हम इंक्वायरी के कानून के तहत नहीं जान सकते, उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो इंसान बाकी जानवरों की निस्बत मुकम्मल पैकेज पोटेंशियल का पैकेज है, पोटेंशियल्स का पैकेज है। और इस पोटेंशियल की हालत ये है कि जिस वक्त एक बच्चा पैदा हुआ है ना, तो दुनिया में पैदा होने वाले सारे इंसानों में से जिसने जो कुछ अचीव किया है सवाए नबी बनने के, वो बच्चे के अंदर उसको हासिल करने का पोटेंशियल मौजूद है। यानी अगर एक आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहे वो चढ़ सकता है, K2 पे चढ़ना चाहे चढ़ सकता है, वो 10 अरब रुपया कमाना चाहे वो कमा सकता है, वो नया कोई इन्वेंशन करना चाहे वो कर सकता है, वो एक ख़ास प्रोफेशन को हासिल करना चाहे वो कर सकता है, वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहे वो कर सकता है। यानी वो हज़रत जुनैद बगदादी बनना चाहे इबादत करके वो बन सकता है। यानी वो सिंगर बन सकता है, वो डांसर बन सकता है, वो आर्टिस्ट बन सकता है। यानी जो कोई इंसान आज तक बना है उसके पोटेंशियल के साथ हर बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल इस तरीके से कि जो छोटा सा एक बीज होता है उस बीज के अंदर पूरा बरगद का दरख्त मौजूद होता है। लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि बीज सही जगह पर काश्त हुआ, उसकी नशो नुमा सही हुई, उसको नर्चर सही किया गया, जब सर्दी गर्मी से बचाने की ज़रूरत थी बचा कि नहीं बचा, उसका एनवायरनमेंट ठीक था, वो सही क्लाइमेट के अंदर हुआ जहाँ उगता था, तो वो एक छोटे से बीज के अंदर बरगद का पूरा दरख्त मौजूद है। ये मैंने आपको दूसरी बात बताई है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिससे हम कंक्लूड करेंगे कि देखिए हम असल में एक नहीं हैं। जो आपको ये जावेद इकबाल नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं और हर सेल एज एन इंडिविजुअल जिंदा है और हर सेल की एक अपनी इंटेलिजेंस है। लेकिन सेल्स ने ये किया है कि उन्होंने काम बांट लिए हैं। कुछ हार्ट के सेल बन गए हैं, कुछ मसल के सेल बन गए हैं, कुछ बोन के सेल बन गए हैं, लेकिन हर सेल इंडिविजुअली एक अकेला यानी जिंदा है। और हम जो एज ए इंसान नजर आ रहे हैं, वी आर एक्चुअली नॉट वन इंडिविजुअल, वी आर एक्चुअली अ कम्युनिटी। और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम एक कम्युनिटी हैं और इस कम्युनिटी के हर मेंबर की अपनी इंटेलिजेंस है। आप एक सेल के करीब थोड़ा सा ऑक्सीजन को विदड्रॉ करें, उसके अंदर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी। आप उसके ऊपर एक दूसरा आप उसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन कर दें, उसके अंदर अलग किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो हर सेल की अपनी इंटेलिजेंस है। ये तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, हर सेल की अपनी इंटेलिजेंस है। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस है इसका एक पोर्शन तो डिटरमिन्ड है कि पीएच चेंज होगी तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन चेंज होगी तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और हिडन इंटेलिजेंस है कि बिल्कुल अनप्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट अगर उन सेल्स के गिर्द क्रिएट कर दिए जाएं तो सेल उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। यानी हर सेल की अपनी एक इंटेलिजेंस है। उसको एक ऐसा एंटीजन आ गया है जिसका उसको पता भी नहीं था, लेकिन वो उसके अगेंस्ट चक्कर चुक्कर चला के कोई ना कोई एंटीबॉडीज बना लेगा। फर्ज करें वो स्मोकिंग के लिए प्लान नहीं हुआ, लेकिन स्मोकिंग के बाद सारा एपिथेलियम जो है उसका जो मेटाप्लेजिया हो जाएगा और उसके अंदर डिस्प्लेजिया हो जाएगा ताकि उसको वो एडजस्ट कर सके। तो ये हर सेल की एक हिडन इंटेलिजेंस है। ये तीन बातें। अच्छा, अब जो हमारा पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम यूज कैसे करें, मैंने अभी तक जो बातें की हैं अब जरा तवज्जो दीजिएगा ताकि आपको बात में समझा सकूं। पहला मैंने कहा कि इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है विच इज नॉट इन अदर एनिमल्स। दूसरा मैंने आपको यह अर्ज किया है कि हमारे अंदर एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, इनर इंटेलिजेंस है। अच्छा, वो जो इनर इंटेलिजेंस है वो एक एक सेल के अंदर मौजूद है और हमें उस बात का एहसास भी नहीं है। उस इंटेलिजेंस के दो हिस्से हैं, एक तो है ऑटोमेटिक और एक वो है जो कि पोटेंशियल है इंटेलिजेंस का, अगर हालात चेंज हो जाएंगे तो उसमें चेंज हो जाएंगे। ये बातें आपको सब समझ में आ गई। अच्छा, अब जो चीजें तो प्रोग्राम्ड हैं वो चीजें तो ऑटोमेटिक चलती रहेंगी। आप अपनी मर्जी से अपने दिल को रोक के दिखाइए, नहीं रोक सकते। आप चाहें पैंक्रियाज की सिक्रीशन रुक जाए, वो नहीं रुक सकती। मगर वो तमाम चीजें जो पोटेंशियल हैं और कुछ बन सकती हैं मगर अभी बनी हुई नहीं हुई, उस खजाने की जो चाबी है उस चाबी का नाम बिलीफ सिस्टम है। हमारे पास अगर हम उस बिलीफ सिस्टम की चाबी उसको ना लगाएं तो जो प्रोग्राम्ड चीजें हैं वो ऑटोमेशन में खुद ब खुद होती रहेंगी।
यानी आप पैदा होंगे, कुछ अरसे बाद चलना शुरू हो जाएंगे, कुछ अरसे के बाद बोलना शुरू हो जाएंगे, कुछ अरसे के अंदर आपके अंदर एक जिनसी वो ख्वाहिश पैदा होगी, फिर आप अपना मेट तलाश करेंगे, अगर सोशल उसमें है फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप डिजनरेट करना शुरू कर देंगे, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपकी झुर्रियाँ हो जाएंगी, आप फौत हो जाएंगे। ये सारा काम तो खुद ब खुद चलता रहेगा। लेकिन अगर यही बंदा इसके ज़रिए से आर्ट तख्लीक करना चाहता है, कल्चर तख्लीक करना चाहता है, अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहता है, माउंट एवरेस्ट को सर करना चाहता है, ओलंपियन बनना चाहता है, बहुत बड़ा वो, तो उसके लिए वो पोटेंशियल का वो पोर्शन था जो कि साइंटिफिक तरीके से और ऑब्जेक्टिवली असेस नहीं होता, वो नहीं चाहिए। उसके लिए वो चाहिए जो कि उसका पोटेंशियल है, और कितना कितना उस खजाने में से आप यूज करेंगे पोटेंशियल, इसका दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि आपका उसके बारे में कितना बिलीफ है। ये बात कुछ वाज़ेह हो रही है। लिहाजा अगर किसी का ये बिलीफ है कि मैंने K2 पर चढ़ना है, तो ये वो चाबी है जो उसके हिडन पोटेंशियल की उन चीज़ों को खोलेगी। और इसको साइंटिफिकली समझना इतना आसान है कि आपने जिस चीज़ का बिलीव किया, आपकी बॉडी की सारी कंट्रोल्ड फैकल्टीज उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। अगर उस रास्ते में कोई फेलियर होगा तो आपका बिलीव सिस्टम की स्ट्रेंथ जो है वो आपको फेल नहीं होने देगी, और आपकी एनर्जी को और जोर से इस्तेमाल करने पर लगा देगी। और जो ही आपने उसको अचीव कर लिया, वो विशेष साइकिल के तौर पर आपके बिलीव को फर्दर स्ट्रेंथन कर देगी, और जब वो फर्दर स्ट्रेंथन करेगी तो आपकी फर्दर एनर्जीज उसमें लगना शुरू हो जाएगी। यानी इसको समझने के लिए कोई स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक बात है। लिहाजा इस पर बहुत अरसे के साथ बहुत मेहनत की गई है, और ये कहा गया है कि वी आर गोइंग टू बी वट वी बिलीव। आप जिस चीज के बारे में भी बिलीव कर लेंगे, इसलिए कि आपके पास खजाना मौजूद है, और जिस चीज के बारे में आप कह देंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। जिसके बारे में आप कह देंगे ऐसा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अभी मुसलमानों को इतना उरूज नहीं हासिल हुआ था, तो कुछ सहाबा कहीं बैठे थे, तो एक बुत था बहुत बड़ा, तो अचानक उनको एक काफिर सरदार आता हुआ नजर आया, तो वो छुप गए जो सहाबा थे। जब वो छुप गए तो काफिर सरदार ने आके बुत को कहा कि मेरा जो सबसे ज़बरदस्त घोड़ा था वो गुम हो गया है, तो ऐ मेरे खुदा, अगर वो घोड़ा अभी मेरे पास ना आया तो मैं अपने कबीले में जाकर तुम्हारी इबादत बंद करवा दूंगा। कहते भी उसने बात नहीं ख़त्म की तो झाड़ियों में से ना वो घोड़ा निकल के सामने आ गया। तो उसने आगे कहा कि ऐ मेरे खुदा, तू ही बड़ा खुदा है, बुत के सामने कहा तू ही बड़ा खुदा है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और उसने वो सजदा किया और चला गया। साहबा पर बड़ा बोझ पड़ा इस बात का, बहुत बोझ पड़ा। तो उन्होंने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला इंसान के साथ उसके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता है। और मैंने एक दफ़ा एक शायरी में ये बात कही थी कि जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। आप कह दें कि मैंने ठीक हो जाना है तो आप ठीक हो जाएंगे, आप कह दें कि मैंने ठीक नहीं होना तो आप ठीक नहीं होंगे, आप कह दें कि मैंने ये अचीव करना है, आप उसको अचीव कर लेंगे, आप कह दें मैं तो अचीव कर ही नहीं सकता। और ये हमारी एक मेडिकल एजुकेशन में एक एट्रीब्यूशन थ्योरी होती है, काजी साहब भी वो वर्कशॉप करवाते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि जब कोई आदमी कोई भी कामयाबी हासिल करता है या नाकामी उसको मिलती है, तो उसका फ्यूचर डिपेंड ही इस बात पर करता है कि वो इसको किस चीज़ पर एट्रीब्यूट करता है, यानी अपनी फतह या अपने नुकसान को किस चीज़ का उसको जिम्मेदार। अगर वो ये कहता है मेरे अंदर तो पास होने की एबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है उसका बिलीफ ये है कि वो पास नहीं हो सकता और वो अगली दफ़ा भी पास नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये कहे मैं इसलिए पास नहीं हुआ कि मैंने मेहनत नहीं की, अब वो पास हो जाएगा, क्योंकि अब उसने अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने अपने पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और यही बिलीव जो है, जब हमें इनका डिवाइन के साथ कनेक्शन हो जाए और हमारी कन्विक्शन इतनी ज़्यादा हो कि इस पोटेंशियल के नामहदूद होने का गारंटर हमारा पैदा करने वाला है, यानी अभी तक जो मैंने बिलीव की बात की है वो मैंने उस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के अंदर बात की है, लेकिन अगर कोई शख्स इसको डिवाइन के साथ कनेक्ट कर ले और उसको एक्सपीरियंस भी कर ले, तो फिर तो वो बिलीव जो है वो
उसके सामने ना पहाड़ हैं, ना उसके सामने दरिया हैं, ना उसके सामने सहरा है। तो बस ये एक मुख्तसर सा एक तारुफ था इस टॉपिक का। ये बड़ा गंभीर टॉपिक है और आप इसमें से टेक होम मैसेज ये लेके जा सकते हैं कि इस बात का पक्का यकीन रखिए, जो कुछ आप कर सकते हैं, जो कुछ आप हासिल कर सकते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, जो कुछ आप बनाना चाहते हैं, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बना सकते। लेकिन अक्लमंद आदमी यह है कि इतनी बड़ी पावर ऑफ बिलीफ को कहीं खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ों पे ना ज़ाया कर दे जिनको पैसों से ख़रीदा जा सकता है। बस ये मेरी आखिरी बात है। जब आप अपने पावर ऑफ बिलीफ को इस्तेमाल करें तो इस बात का याद रखिएगा कि इसको ऐसी चीज़ पे ना कहीं ज़ाया कर दीजिएगा कि जिसको पैसे से ख़रीदा जा सकता है। इस पावर को आपने उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है जिनको पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। मसलन कार, मसलन घर, मसलन कोठी, मसलन बंगला, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको ज़रूर हासिल करना चाहिए। लेकिन दयानत, सच्चाई, ईमानदारी, टू बी पेशेंट, टू बी केयरफुल, टू बी केयरिंग, टू बी सिंपैथेटिक, टू बी एम्पैथेटिक, ये जो बातें हैं, ये वो बातें हैं जो बुनियादी तौर पर अपने इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो मैं आप हाजिर हूँ उसका जवाब देने के लिए। नहीं? Everyone is hungry? All right, thank you.